वफा तुमसे करेंगे, दुख सहेंगे, नाज उठाएंगे, जिसे आता है दिल देना उसे हर काम आता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, मोदी सरकार की नाकामी के किस्से देश के कोने कोने से उजागर हो रहे हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मोदी के खेल को जनता ने खराब कर दिया है। लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर पहले आंदोलन खड़ा हुआ, जिसमें नाराज लोगों ने बीजेपी दफ्तर को ही जला दिया और अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार घिर रही है। वांगचुक की गिरफ्तारी को लोग तानाशाही बता रहे हैं। उधर असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी चुनाव में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का हिंदू मुस्लिम नैरेटिव ध्वस्त हो गया और बीजेपी को बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से हार मिली है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यह अच्छी खबर नहीं है असम से। वहीं उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद वाले जो पोस्टर हैं उसका बवाल बढ़ रहा है। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे लोगों पर पुलिस ने लाठी चलाई और अब योगी कह रहे हैं कि बरेली के मौलाना को पता नहीं कि किसका शासन है। इस तरह की धमकी भरी भाषा तभी आती है जब अपने प्रशासन पर यकीन न हो। उधर उत्तराखंड चलिए तो उत्तराखंड में पेपर लीक पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीजेपी इस मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसे नकल जिहाद कह रहे हैं, लेकिन युवाओं ने कहा है कि हम अब धर्म के झगड़े में नहीं पड़ने वाले। युवाओं को समझ में आ गया है कि उनका भविष्य बीजेपी खराब कर रही है। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने इसे पेपर चोरी बताते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा आपके सामने रखता हूं। आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का यूके ट्रिपल एसएससी पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंद कर बैठी है, क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरोजगारी की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और यह सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है। पेपर चोरों को पता है अगर युवाओं को रोजगार नहीं भी मिलेगा तो भी वे चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे। युवा सड़कों पर हैं और नारा दे रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। यह सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, यह न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती के साथ खड़ा हूं। दरअसल वोट चोरी और पेपर चोरी दोनों पर राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना दिया है। वहीं महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो भी राहुल की तरह वोट चोरी का पूरा डाटा जनता के सामने रखेंगे। इसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कहा है, जो अचानक होगी और इसकी समय सीमा बताना संभव नहीं है। उत्तराखंड में पेपर चोरी के बाद वोट चोरी का मामला सामने आया और नौबत ऐसी आ गई है कि खुद सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर जुर्माना लगा रहा है। कांग्रेस ने एक वीडियो के जरिए इस बारे में बताया है। देखिए जरा इस पूरे मामले को इस वीडियो में कैसे बताया जा रहा है। चुनाव आयोग की वोट चोरी पकड़ी गई है। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की गई थी जिनका नाम 2 या 2 से ज्यादा जगह की वोटर लिस्ट में है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने ही नियम को मानने से इनकार कर दिया। जब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को ऐसे लोगों का नॉमिनेशन रद्द करने को कहा तो चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साफ है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनावों में फर्जीवाड़ा करते हैं। उनकी ये चोरी पकड़ी गई है। ये साफ तौर पर देश के लोकतंत्र पर हमला है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जिस गड़बड़ी से कांग्रेस लगातार देश को सावधान करती आ रही है उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। हालांकि इससे पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी वोट चोरी का खेल बाकायदा वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था, जिसे देखकर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या की कड़ी टिप्पणी की थी। हालांकि इसके बाद भी पीएम मोदी संभल नहीं रहे हैं और अब बिहार में चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर उन्होंने सीधे सीधे आरजेडी का नाम लेकर कहा है कि आरजेडी को सत्ता में नहीं आने देना है।
इसे साफ तौर पर रिश्वत का मामला बताया जा रहा है। अपनी हालत कमजोर होते हुए देखकर ही मोदी इस तरह के उपायों को आजमा रहे हैं ताकि खोती हुई राजनीतिक ताकत फिर से वो हासिल कर सकें। जीएसटी रिफॉर्म्स भी इसीलिए मोदी लेकर आए, लेकिन शेयर बाजार की गिरावट ने बता दिया है कि मोदी के कहे पर अब न लोगों को यकीन रहा और न ही बाजार को। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह कमजोर हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, और साथ ही समझेंगे कि क्या हिंदू मुसलमान विवाद या तानाशाही रवैयों या चुनावी रेवड़ियां बांटकर यह राजनीतिक कमजोरी दूर हो पाएगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि प्रियंका गांधी ने बिहार की महिलाओं से क्यों कहा कि मोदी से पैसे ले लो। यह बयान सुनिए जरा। अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए। इसीलिए एक काम करो, ले लो। 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने सभा कर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों की जमकर खबर ली थी। उन्होंने पूछा कि इतने सालों से पैसे क्यों नहीं दिए और अब चुनाव से पहले ही क्यों दिए। विपक्ष इसे वोट के लिए नोट का मामला बता रहा है और चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की जा रही है। चुनाव आयोग अगर इस पर भी आंखें फेरे तो ये माना जाएगा कि बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए चुनाव आयोग हर तरीके से मदद कर रहा है। हालांकि निष्पक्ष चुनाव हो तो जीत और हार का फैसला जनता के हाथों में ही होता है। बिहार में अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों की हालत खराब दिख रही है। जनता अब वोट चोरी के साथ साथ वोट रेवड़ी के खेल को भी अच्छे से समझ रही है। कांग्रेस ने मोदी के एक पुराने भाषण की क्लिप जारी कर बताया है कि मोदी जिसे रेवड़ी कल्चर बता रहे थे उसकी पोल अब कैसे खुल गई है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी के इस पुराने बयान पर मिट्टी डालकर अब नया नैरेटिव तैयार कर रहा है। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने को गेम चेंजर बताया जा रहा है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने मोदी का खेल खराब कर दिया है। प्रियंका गांधी का बयान आपने सुना ही कि पैसे दे रहे हैं तो ले लो, लेकिन वोट देश के लिए ही देना। तो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार आने से बीजेपी का गेम कितना सुधरेगा ये तो पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के खेल को जरूर बिगाड़ देंगे। शनिवार को नीतीश कुमार ने आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के लिए कहा है कि ससुरा हट गया तो अपनी पत्नी को बनवा दिया, मुख्यमंत्री बनवा दिया। इस तरह की भाषा राजनीतिक मर्यादा और नैतिकता दोनों के लिहाज से अमान्य है, अक्षम्य है। लेकिन नीतीश कुमार की जुबान फिसल रही है क्योंकि कुर्सी फिसलती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का ही नहीं बल्कि राबड़ी देवी का भी अपमान किया। महिला सम्मान के नाम पर बिहार बंद का ढोंग रचाने वाले एनडीए के पास इस अपमान का कोई जवाब नहीं होगा। बीजेपी के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि जब उसने ही अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि लद्दाख में 6ठी अनुसूची का विस्तार किया जाएगा, तो अब उस वादे को पूरा करने की मांग देशद्रोह या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकती है। आपको बता दूं कि 13 अक्टूबर 2020 को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी LAHDC के चुनावों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था कि लद्दाखियों की मांग पूरी होगी और उन्हें 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपना यह वादा पूरा नहीं किया और अब इस मांग को लेकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी लद्दाख को दूसरा मणिपुर बनाने पर उतारू है। जिस तरह मणिपुर में स्थानीय लोगों के हालात, उनकी तकलीफों और संघर्षों को समझे बिना मैतेई और कुकी समुदायों में खाई बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया, उसी तरह का खेल लद्दाख में बीजेपी खेल रही है। हालांकि यहां आंदोलन शुरू होने और हिंसा भड़काने का कारण अलग है। जातीय संघर्ष लद्दाख में नहीं है, लेकिन अपने हक छीने जाने का डर स्थानीय लोगों में बना हुआ है। इसीलिए लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची के
विस्तार की मांग लगातार उठ रही है। सोनम वांगचुक इन्हीं मांगों के साथ अनशन पर बैठे थे, लेकिन बुधवार को जब हिंसा भड़की तो सबसे पहले उन्होंने हिंसा रोकने को कहा और अपना अनशन तोड़ दिया कि इस तरह गलत तरीकों से मंजिल हासिल नहीं करेंगे। मगर बीजेपी ने सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी आतंकी की तरह गिरफ्तार कर जोधपुर भेज दिया। बीजेपी ने यहां कांग्रेस को भी लपेटे में लेने की कोशिश की। एक उपद्रवी को कांग्रेस पार्षद फुनसोग स्टैंडजिन सिपाग बताकर बीजेपी ने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि मानो लद्दाख के हालात बिगाड़ने में कांग्रेस का हाथ है। लेकिन अब खुद सिपाग ने एक वीडियो जारी कर बता दिया है कि उनके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। वीडियो में सिपाग ने कहा है कि उन सभी पर मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा जो इस झूठे वीडियो को वायरल कर रहे हैं। सिपाग ने कहा कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि मैं लद्दाख हिंसा में शामिल था, जो कि पूरी तरह गलत है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मैं नहीं हूं। तो कांग्रेस को फंसाने का बीजेपी का प्लान फेल हो गया और अब उसने सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताने के लिए पाकिस्तान और चीन का एजेंट बताना शुरू किया है। लद्दाख डीजीपी ने कहा है कि वांगचुक ने लोगों में नफरत फैलाने के लिए नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में बात की है। उसका अपना एजेंडा है। उन्होंने यह भी बताया कि एक पाकिस्तानी एजेंट जो वांगचुक के संपर्क में था और पाकिस्तान को उसकी रिपोर्ट भेज रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़े आश्चर्य की बात है दोस्तों कि लद्दाख में बीजेपी दफ्तर जला तो अब पाकिस्तान का हाथ उसमें बीजेपी को दिख रहा है। अगर पाकिस्तानी एजेंट वांगचुक के संपर्क में था तो खुफिया एजेंसियां अब तक सो क्यों रही थीं? क्या अमित शाह को इस बात पर ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए कि पहलगाम के बाद भी खुफिया एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया है? सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे डालकर बीजेपी ने यह मुगालता पाला है कि अब वो जनता को आवाज उठाने से रोक लेगी। हालांकि मौजूदा हालात बता रहे हैं कि बीजेपी को इसमें भी झटका लगेगा। आप याद कीजिए, शाहीन बाग आंदोलन में भी बीजेपी को विदेशी शक्तियों का हाथ दिखा था। किसान आंदोलन हुआ तो उसमें किसानों को खालिस्तानी एजेंट बता दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की तो उसमें जॉर्ज सोरोस का एंगल बीजेपी ने तलाशा। जनता के आक्रोश को बीजेपी ने हर बार गलत साबित करने की कोशिश की और किसी न किसी तरह आंदोलनों को कुचलना चाहा। परजीवी, आंदोलनजीवी, टूल किट जैसे शब्दों के साथ जनतांत्रिक अधिकारों के लिए उठती आवाज को बीजेपी ने दबाना चाहा, लेकिन इनका असर नहीं हुआ। भारत में तमाम प्रहारों के बावजूद लोकतंत्र में इतनी सांसें बची हुई हैं कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास बीजेपी को करा रहा है और यही उसका सबसे बड़ा डर है। वैसे ये देखकर आश्चर्य होता है दोस्तों कि 100 साल के हो चुके आरएसएस का पूरा साथ मिलने और खुद सत्ता के 12वें साल में होने के बावजूद मोदी इतना डरे हुए क्यों रहते हैं। शनिवार को उनके डर के दो और उदाहरण कहें तो वो सामने आए। 27 सितंबर को मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा में करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे तो वहां भी कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में हर कोई परेशान था, लोगों को कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। जीएसटी का फायदा कांग्रेस नहीं लेने देना चाहती है, कांग्रेस केवल बयानबाजी करती है। कांग्रेस की लूट 2014 तक चली, कांग्रेस के लूटने की आदत नहीं गई है, कांग्रेस के लोग मुझे गाली देते हैं। अब सोचिए दोस्तों कि न केंद्र में अभी कांग्रेस है और न ही ओडिशा में बरसों से कांग्रेस का शासन है, फिर भी मोदी जनता को कांग्रेस से क्यों सावधान कर रहे हैं। मोदी के डर का दूसरा उदाहरण आपके सामने लाना चाहता हूं। दूसरा उदाहरण उनके अपने संसदीय क्षेत्र से यानी वाराणसी से आया है, जहां मतदाता अधिकार सम्मेलन को पुलिस ने रोक दिया। यह सम्मेलन मैदागिन में परारकर स्मृति भवन में होना था। वोट चोरी के खिलाफ यह मतदाता अधिकार सम्मेलन रखा गया था। इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा भी होनी थी, जिसे लेकर कई संगठन और नागरिक समाज समूह सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आयोजन रद्द हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आयोजन की अनुमति नहीं थी और दूसरे ने कहा है कि भवन का जो मालिक है वो नहीं चाहता था कि वहां आयोजन हो। अब सच और झूठ को पुलिस ही जाने दोस्तों, लेकिन यह सच तो सबके सामने आ ही गया है कि पीएम मोदी का डर अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जनता जाग चुकी है। खैर, शायर अब्बास ताबिश ने ठीक ही फरमाया है कि यह मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।